हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक इसके पहले का वीडियो में ये बताया गया था कि आपका दो चीज़ उसमें डील किए थे। पहला था कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो पॉइंट चार्ज के लिए निकाले थे, उसके बाद मल्टीपल पॉइंट चार्ज के लिए निकाले थे। और होमवर्क के लिए आपको क्या दिया गया था, हम बताए थे कि जो कंसेप्ट आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए पढ़े हैं वो लगभग कंसेप्ट सेम यहाँ पे लग रहा है। ठीक, दूसरी बात ये है कि हम वहाँ पे ये बता दिए थे आपको कि इक्विलिब्रियम पॉइंट या नल पॉइंट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो सेम कंसेप्ट लगने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या बताए थे उस समय कि जहाँ पे एफ नेट जीरो होता है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट या नल पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे ई नेट जीरो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पे जीरो हो जाएगा अगर सिस्टम में, तो हम कहेंगे वो पॉइंट जो है कौन सा पॉइंट है, नल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आई होप आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करके आए होंगे, और उसके बाद का ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, पहली बात कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब पॉइंट चार्ज के फॉर्म में हमारा नहीं दिया हुआ है सिस्टम, है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जैसे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। ये यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी जो है हर जगह पे क्या है, सेम है, और वो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। आपको याद होगा चार्ज डेंसिटी के बारे में भी बताए थे, और एक क्लास 11 से ही चलते आता है कि लैम्डा जो है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये वन डायमेंशनल बॉडी पे इसका यूज करते हैं। एक होता है सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये टू डायमेंशनल बॉडी के लिए होता है। एक रो होता है, दैट इज कौन सा, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये 3D बॉडी के लिए होता है। तो आप खुद देखिए रॉड कौन सा किस डायमेंशन का बॉडी में हम कंसीडर करेंगे, तो वन डायमेंशनल बॉडी है, वो रॉड रहे या तार रहे, वायर जिसको कह सकते हो। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि देखो लैम्डा कूलम पर मीटर है, इट मीन्स इस पे हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पे, और ये रॉड के वजह से एक पॉइंट जो है जो कि रॉड के एक एंड से ए डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आया, यानी कि इस रॉड के वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो आप इसमें भी सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट लगा नहीं सकते। तो जब ये सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, इट मीन्स हमारे पास अब एक ही रास्ता होता है कि अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ से ही जो निकाल करके लाए थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था E = C'(Q/R²। तो यहाँ पे ये क्या था, Q को हम कंसीडर किए थे क्या चीज, पॉइंट चार्ज। तो यहाँ तो पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है उसको अनंत पॉइंट चार्ज सिस्टम मानेंगे, यानी कि इसको स्मॉल एलिमेंट में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ऐसे हजारों एलिमेंट। ठीक, और ये पॉइंट अभी भी P यहाँ पे है जो कि कितना दूरी पे है, A डिस्टेंस पे। अब सुनिए, अब एक एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, एक चार्ज एलिमेंट जो कि इस पॉइंट P से X डिस्टेंस पे है, और वो चार्ज एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है, बहुत छोटा, और इस पे जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड वो dq है। ठीक,
इतना बात समझ में आया। अब ये पॉइंट चार्ज बन चुका है, वी कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ऑन दिस स्लाइस, है ना। ये छोटा सा जो चार्ज एलिमेंट है इसके ऊपर अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज और ये भी एक पॉइंट है, तो पॉइंट चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे तो अब निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले क्या किए हैं, स्टेप फर्स्ट में स्मॉल एलिमेंट चार्ज कर लिए, यानी कि बहुत छोटा छोटा, ये समझ लिए कि ये जो रॉड बना हुआ है बहुत बहुत छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ है, और एक टुकड़ा का हमने डायमेंशन बताया, मान लिया कि यहाँ से यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ से x डिस्टेंस जाते हैं तो एक टुकड़ा मिलता है जिसका लंबाई dx है, वो बहुत छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा टुकड़ा, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। तो हमारा पहला चीज क्या है, दिमाग में ये आना चाहिए कि आप dq का वैल्यू निकालो। तो आपको dq का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे इलेक्ट्रिक फोर्स में, और यहाँ भी बता रहे हैं, है ना। लैम्डा बराबर होता है q/l, ठीक। तो q बराबर क्या होगा, लैम्डा l। यहाँ देखो l बहुत बड़ा लेंथ है तो उसके लिए बहुत बड़ा चार्ज ये भी है अमाउंट में। अब dq छोटा सा चार्ज के लिए क्या करेंगे, लैम्डा इंटू dx लिख देंगे l के जगह पे। समझ में आया, यानी इसको मिटा दें अब, और dq के जगह पे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx, यानी कि dq का वैल्यू मिल गया लैम्डा इंटू dx। अब चलिए ये dq चार्ज इस P पॉइंट, इस dq चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आओ या प्लस q नोट टेस्ट चार्ज लेकर के आओगे, तो ये dq चार्ज यहाँ पे भी प्लस q नोट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, है ना। यहाँ लेकर के आए तो ऐसा लग रहा है कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो रिपेल करेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन इधर। अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर और जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव लेकर के आए तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा। ये dq चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और निकालना है और उसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी कि और छोटा सा de होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, उसको हम लोग de से इंडिकेट कर दिए। बात समझ गए। तो इसी तरह से हजारों करोड़ों dq है, तो सब de इधर की ओर लगाएगा, है ना। और सारे de को फिर क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा करके। यही तो कंसेप्ट आपको बताया गया था। हाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम de निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, de निकालते हैं। बताओ d बराबर क्या होगा, c डैश q, तो q के जगह कितना लिखोगे, dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से इस चार्ज से यहाँ जहाँ पे निकालना हो वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। अब dq का वैल्यू पुट करो, तो d इज इक्वल टू c डैश, और dq के जगह कितना लिखोगे, लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा e का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, मतलब ई नेट का वैल्यू आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में आपको लिमिट लेना पड़ेगा, तो लिमिट लेने के लिए बताए थे कि ऐसा करो, ऐसा लिमिट हमको कंसीडर करना। लिमिट में दो होता है, एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट। तो शुरुआत कहाँ से रॉड हो रहा है और अंत रॉड का कहाँ है, मतलब शुरुआती टुकड़ा कहाँ मिलने वाला है और लास्ट का टुकड़ा कहाँ मिलने वाला है रॉड का। तो देखो यहाँ से शुरुआत हो जाता है, यानी कि x बराबर a से शुरुआत होता है और चलते 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 x बराबर कितना, x बराबर a से शुरुआत हुआ और चलते 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 x बराबर a प्लस l तक फिनिश हो जाता है। तो यानी हम जो इंटीग्रेशन में लिमिट लेने वाले हैं, लोअर लिमिट x बराबर l और अपर लिमिट x बराबर a प्लस l कंसीडर करेंगे। और इसमें अब फिर ये वैल्यू जो है c डैश लैम्डा और x स्क्वायर है ना नीचे, तो इसको ऊपर लिख दीजिए इंटू dx। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन है। देखो जो इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, यानी सी डैश कूलम्स कांस्टेंट और लैम्डा बाहर निकल जाएगा। और इंटीग्रेशन हमें करना होगा x पे पावर -2 इंटू डी एक्स, कहाँ से जी, x बराबर a से x बराबर a प्लस एल तक। तो इंटीग्रेशन आपको आता है करने के लिए, नहीं आता है तो
थोड़ा सा सीखिएगा और फॉर्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन क्या होता है, x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक उसी तरह से यहाँ भी यही फॉर्मूला लगने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। c डैश लैम्डा और बताओ x पर पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 करेंगे, क्या कोई दिक्कत है। dx और x बराबर a लिमिट से लेकर के x बराबर कितना बोलते जाना आप लोग भी तो अच्छा रहेगा, a प्लस एल। आइए फिर ई नेट निकालने के लिए यानी कि दिस इम्प्लाइज c डैश लैम्डा और बताओ जी x पर पावर कितना हो जाएगा -1 और ये माइनस को हम ऐसा करते हैं नीचे वाला माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो c डैश लैम्डा और इंटीग्रेशन तो अब हो चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/x। ठीक 1/x हो जाएगा, x पर पावर कितना हो जाएगा, अरे 2 में से 1 खत्म हो गया 1/x हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिमिट लिख दो x बराबर a से लेकर के x बराबर कितना a प्लस एल तक। ठीक अब इधर इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अब सुनते जाना जी। यानी कि इधर आ गया माइनस c डैश लैम्डा और इधर क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस हो गया क्या चीज लोअर लिमिट। ठीक क्योंकि ये माइनस को खत्म करना है तो माइनस कॉमन ले लो तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो c डैश लैम्डा और 1/a माइनस 1/a प्लस एल, है ना। यही शायद आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर है, यानी ई नेट आपका निकल गया। आया बात कुछ समझ में, यानी कि ई नेट जो है सुनते जाना थोड़ा सा समझो इसको, इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। डायरेक्शन किधर होगा इस तरफ, यानी कि डायरेक्शन आप कंसीडर करोगे तो किधर होगा इस तरफ होगा डायरेक्शन। बात समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो इसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना, एक फाइनाइट रॉड के वजह से जो कि बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका आप डेरिवेशन भी अच्छा से समझो और उसका जो लास्ट फॉर्मूला जो होता है, जैसे इसका फॉर्मूला ये भी याद रखोगे और उसका भी फॉर्मूला याद रखोगे, बहुत यूजफुल है ना। उससे रिलेटेड जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चलिए अब देखिए हम लोग जो है ये क्वेश्चन जो है या कह लो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड। तो हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट चार्ज रॉड लेते हैं, एक फाइनाइट चार्ज रॉड ले लिए। देखो कहीं पे चार्ज रॉड भी रहेगा, कहीं चार्ज वायर भी रहेगा, क्योंकि दोनों को लीनियर डेंसिटी का माना गया है, लीनियर, है ना। तो लैम्डा इसका भी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका दिया हुआ है लैम्डा। ध्यान दीजिए, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड। तो एक हमने चार्ज रॉड लिया जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है और यहाँ से P पॉइंट पे, है ना, एक पॉइंट हम कंसीडर किए P, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस फाइनाइट चार्ज रॉड के वजह से। और ये जो P पॉइंट है वो चार्ज रॉड से d डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर d डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस है। तो यहाँ पे निकालना है। अब फिर वही बात कि इसका चार्ज एक जगह पे तो है नहीं, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका शुरुआत कैसे करें, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस ऐसे क्वेश्चन का कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे डेरिवेशन करें। कुछ टेक्निक होता है। सबसे पहले क्या कीजिए, ये दोनों एंड जो है चार्ज का वो P पॉइंट से मिला दीजिए। दोनों एंड जो है चार्ज का वो P पॉइंट से क्या करना है, मिला देना है। ठीक, मिला दिए। उसके बाद मान लीजिए कि ये लाइन से इधर θ1 एंगल बना रहा है। कितना एंगल, θ1। और इधर जो है ये लाइन जो मिला हुआ है सेकेंड एंड से वो θ2 एंगल बना रहा है। ठीक,
अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पूरे फाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से। फाइनाइट का मतलब इसका लेंथ फाइनाइट है, ठीक। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ से थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे छोटा सा डी थीटा का एलिमेंट कंसीडर करते हैं। कितना का, डी थीटा का, जो कि यहाँ से y एक्सिस पे dy लेंथ का है, समझे, y एक्सिस पे dy लेंथ पे। दो जगह पे दो वेरिएबल की यहाँ बात चलेगा, यानी कि इस पोजीशन से y डिस्टेंस पे dy स्मॉल लेंथ का ये हमने क्या किया, एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया, जो कि इस पॉइंट से थीटा पे जाकर के डी थीटा एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। मानते हैं ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज डी क्यू है। पहले डी क्यू का वैल्यू निकाल लो, कितना लिखेंगे, डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे लेंथ तो डी वाई हो गया, ठीक। तो लिखेंगे लेमडा इंटू डी वाई। अब ये जो चार्ज है डी क्यू, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा इस डायरेक्शन में, और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, काम को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, देखो इधर जितना मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा ना वो लिखेंगे, यानी कि ये जुगाड़ है, जो जो चीज़ का ज़रूरत है वो यहाँ लिखेंगे, और बाकी जो मेन लाइन है ये चल रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है पहले डीई। तो डीई कैलकुलेट करना है, तो डीई का फॉर्मूला होता है सी डैश यानी कूलम्ब्स कांस्टेंट चार्ज यानी डी क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ही नहीं पता है, मामला यहीं गड़बड़ा रहा है। तो देखो क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ लाओ इस ट्रायंगल को। तो कैसा लग रहा है ट्रायंगल, बहुत अच्छा है ना जी। ये वाई डिस्टेंस है और ये देखो ऐसा है, ये थीटा एंगल है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी। तो आपको जो चाहिए उसी पे ना पहले फोकस करोगे कि क्या हमको चाहिए, ठीक। अब देखो ये चाहिए हमको, तो दिमाग लगाओ, हम सेक थीटा लिखते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बराबर होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी। तो इसके लिए एच तो यही है ना, यानी कि ये हो गया एच बटा बी। बी कौन है जी, ये डी है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, डी सेक थीटा, यानी इसका वैल्यू आ गया कितना, डी सेक थीटा। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब ये मिल गया तो इसको उठा के यहाँ रखो, यानी डिस्टेंस तो मिल गया ना, तो यानी डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, सी डैश डी क्यू के जगह पे वैल्यू भी रख दो, है ना, लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आपके मन में लग रहा होगा कि तुरंत अब डी निकल गया, इंटीग्रेशन करेंगे जल्दी से मामला को निपटाएंगे, उसमें तुम निपट जाओगे, आंसर नहीं आएगा। कारण क्या है, तो याद करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट है, ये सब जो है ऐसे मानना छोटा छोटा चार्ज एलिमेंट है, तो क्या सभी चार्ज एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस सारे का डायरेक्शन एक है या अलग अलग है। तो मन में देखो, यहाँ पे आप कंसीडर किए तो इधर, कोई यहाँ करता कंसीडर तो इधर, कोई यहाँ करता वो सीधा, कोई यहाँ करता तो और तिरछा, कोई यहाँ करता तो इधर। इट मीन्स सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी सभी चार्ज एलिमेंट, स्मॉल चार्ज एलिमेंट के द्वारा जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका डायरेक्शन जो है अलग अलग है। इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, एक ही रास्ता है ना, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे और एक्स और वाई कंपोनेंट में ये काम करेंगे, है ना, एक्स और वाई कंपोनेंट में ये काम करेंगे। चलिए, तो
ये पता चल चुका है कि डी का कंपोनेंट तोड़ना है तो एक इधर तोड़ देते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, और एक वाई एक्सिस की तरफ, तो इधर का कंपोनेंट होगा डी ई कितना जी कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। ठीक, अब सवाल है कि अब इंटीग्रेशन तो हम तोड़ दिए, यानी कि दोनों तरफ का बारी बारी से इंटीग्रेशन करना है। उससे पहले एक और प्रॉब्लम आ चुका है ना, एक और प्रॉब्लम ये आ चुका है, कैमरा चल रहा है जी, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉब्लम और ये आ चुका है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक थीटा भी तो बदलने वाला है ना, कोई एलिमेंट और आगे कंसीडर कर लेगा, कोई इधर कर लेगा, तो एक थीटा भी वेरिएबल है और एक वाई भी वेरिएबल है। इट मीन्स हम दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा, इट मीन्स या तो आप डी वाई को थीटा के फॉर्म में बदल दो या थीटा को डी वाई के फॉर्म में बदल दो, तो आसान होता है डी वाई को थीटा के फॉर्म में बदलने के लिए, और कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो अब मेरा टारगेट ये है, कहीं भी कभी भी इंटीग्रेशन में जब दो वेरिएबल आता है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो दो वेरिएबल आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि एक को दूसरे में इंटरचेंज करके एक वेरिएबल लाइए और काम को आसान कीजिए। तो देखो डी वाई को कन्वर्ट कर दो या थीटा के फॉर्म में, कैसे, तो यही जवाब देगा आपको, है ना। अच्छा, इसमें टेन थीटा कंसीडर करो, क्या होने जा रहा है यहाँ पे थोड़ा करते हैं। ठीक, टेन थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, टेन थीटा बराबर पी बटा बी लिखते हो ना, तो यहाँ से पी हो गया और देखो बी हो गया, ये वाई आ गया, तो अच्छा वाई बराबर क्या लिखोगे जी, डी टेन थीटा। अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इधर लिखेंगे डी वाई बटा सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में डी वाई बटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये डी कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर ही निकल जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के रेस्पेक्ट में। चलिए, तो आ जाएगा डी वाई बटा डी थीटा इज इक्वल टू डी, और 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से देखो डी वाई बराबर कितना लिखोगे आप जी बताओ, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डी टेन थीटा हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसका मतलब अब डी वाई इज कन्वर्टेड इनटू थीटा, थीटा के फॉर्म में डी वाई कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो डी वाई जब थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वैल्यू रख दो और आसान कर दो, डी ई इज इक्वल टू सी डैश लैम्डा, और डी वाई के जगह कितना लिखोगे, कैपिटल डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कुछ कटेगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा कट गया, डी से आपका डी कटने के बाद डी ई का वैल्यू आएगा सी डैश लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, और इधर डी थीटा। कोई मन में ये मत सोचना कि ये डी थीटा निपटा देंगे, दिक्कत है ना, ये तो समझ रहे हो ना कहाँ से आया हुआ है ये, और ये डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे हर एक चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। सो हमें मजबूरी है पहले ये डी का कंपोनेंट तोड़ दिए और एक तरफ एक्स की तरफ कर देंगे और एक बार वाई कंपोनेंट के लिए वाई की तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो यानी अब डी का वैल्यू निकल गया, तो चूंकि एक्स के तरफ ये एक्स इधर है, तो एक्स का कंपोनेंट को हम लोग ई एक्स लिख देते हैं, ई एक्स लिख दिए, और ई एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, डी ई कॉस थीटा, और इधर ई वाई कंपोनेंट है तो ई वाई को क्या लिखेंगे, डी ई साइन थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब इंटीग्रेशन रहा बड़ा सा करने का, तो करते चले जाओ। ई एक्स यानी डी के जगह पे डी के जगह पे आप कितना लिखोगे, सी डैश लेमडा बाई डी डी थीटा,
और यानी कि cos थीटा इंटू डी थीटा लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, डी के जगह पे इतना लिख दिए, वैल्यू पुट किए, इधर cos थीटा इंटू डी थीटा हो गया, और इधर ई वाई निकालना है तो आपको डी का वैल्यू पुट करेंगे तो सी डैश लेमडा बटा डी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेगा, देखो डी लगा हुआ है थीटा के आगे तो लिमिट तो थीटा में ही रहेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ रहेगा, तो एक एंड जो है रॉड का ये है और एक एंड रॉड का ये है, और हम कंसीडर किए हैं थीटा यहाँ से, ये लाइन से, तो यहाँ से एक देखो इधर जा रहा है थीटा 1 क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ये अपर लिमिट को कवर करेगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये लास्ट छोर तक कवर कर लिया अपर एंड, और ये देखो इधर जा रहा है थीटा 2 तो ये लोअर एंड, तो लोअर एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो लोअर एंड जो थीटा 2 है जो कि पूरे लोअर एंड को कवर कर रहा है उसको माइनस में लिख देंगे, और इसको जो है क्या चीज़ में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। ये बड़ा काम की बात है, आगे बहुत यूजफुल होगा, ये प्लस में लिख देंगे और ये वाला माइनस में। ठीक, कैसे हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं एंगल का, ये देखो, ये प्लस में ये माइनस में। चलो तो आ गया बात, तो यहाँ माइनस थीटा 2 और यहाँ थीटा 1, थीटा बराबर ऊपर हो गया थीटा 1 और यहाँ पे थीटा माइनस थीटा 2। ठीक, यहाँ भी सेम लगेगा थीटा 2 थीटा 1। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, तो सी डैश यानी दिस इंप्लाइज सी डैश लेमडा डी, ये कांस्टेंट टर्म है और इंटीग्रेशन करना है cos थीटा को डी थीटा के रेस्पेक्ट में, और लिमिट तो पता ही है आपको थीटा 1 सॉरी माइनस थीटा 2 और थीटा 1। यहाँ भी वही बात होगा, सी डैश लेमडा डी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन हमें होना है इसका साइन थीटा इंटू डी थीटा का। चलिए अब काम को आगे बढ़ाते हैं, cos थीटा डी थीटा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आ जाता है बताओ जी सब लोग, आ जाएगा साइन थीटा। ठीक, और इधर थीटा 1 लिमिट है और इधर माइनस थीटा 2। अब ई नेट लिखना है ना, किस साइड में, एक बार लास्ट में लिख देंगे उसके लिए, सी डैश लेमडा ए है ना, सॉरी ये नहीं डी होगा जी, पहले वाला याद रह जाता है बात, डी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो गया, पुट करेंगे साइन थीटा और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन थीटा, अब देखो लोअर लिमिट करोगे ना तो माइनस थीटा 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें साइन थीटा 2। ये क्या निकला आपके लिए, ये ई एक्स निकल गया, लिख दो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, ये ई एक्स निकल गया, ई वाई के लिए सोचते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमको सी डैश लेमडा डी और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और इधर माइनस थीटा 2 है और यहाँ थीटा 1 एस लेमडा बाई डी, और इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो माइनस को हम कह रहे हैं कि पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस और फिर cos माइनस थीटा 2 है ना जी। अब देखो क्या होने वाला है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस सी डैश लेमडा बाई डी और cos थीटा 1 प्लस cos कितना हो जाएगा, cos माइनस माइनस प्लस, ऐसा करते हैं ये माइनस को अंदर करके डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं। ठीक, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें है ना, नोट कर लो इधर, थोड़ा सा नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो समझा दिए थे ना, एक बार फिर से समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये फाइनाइट रॉड है, चार्ज रॉड है, फाइनाइट चार्ज रॉड है और परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो हमने क्या किया,
कि शुरुआत में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि इस इंड को टच करके बी पॉइंट को मिला दे, और दूसरा भी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पी पॉइंट पे मिलता है दूसरे इंड को, लास्ट है। यहाँ से इधर वाले क्लॉकवाइज है वो θ1 एंगल ले लेते हैं, इधर वाले को θ2 ले लिए। उसके बाद हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो थीटा पे जाकर के हम डी थीटा का एक एलिमेंट कंसीडर किए जो कि यहाँ से वाई पे जाकर के डी वाई लेंथ का है। यहाँ पे चार्ज डी क्यू है, डी क्यू का वैल्यू निकाल लिए। अब चूंकि हमें इसके यानी डी क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे डी निकालना है, उसमें ज़रूरत होता है आपको ये लेंथ का। तो हम ट्रायंगल से डी सेक थीटा इसका लेंथ निकालें, वैल्यू पुट किए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखने में लगा कि दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो हमने डी वाई को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो डी वाई को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, और वैल्यू पुट किए तो डी ई बराबर इतना आ गया। फिर हमें याद आया कि अब हर एक चार्ज एलिमेंट के लिए डी ई का डायरेक्शन अलग अलग है। इट मीन्स हमें ये डी ई का दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तब जाके एक्स एक्सिस के तरफ एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक तरफ सेपरेटली वाई एक्सिस के तरफ। ठीक, मैंने उसी तरह से काम किया और यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। ई एक्स तो फाइनल हो चुका है, अब जो है ई वाई आपको फाइनल करना है। ठीक, तो देख लो। अब इधर मिटाते हैं थोड़ा सा। क्या आ गया, ई एक्स तो पता ही है, यानी कि फाइनल हम यहाँ पे लिखना भी चाहेंगे। ठीक, ये डी था, इधर क्या था, डी ई कॉस थीटा, यानी ई एक्स जो आया है वो कितना आया है, सी डैश लेमडा बाई डी, और कितना आ जाएगा, साइन θ1 प्लस साइन कितना θ2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ई वाई कितना आ जाएगा जी, माइनस को अंदर करने के बाद उल्टा कर दो, है ना, माइनस कॉमन ही ले लो। तो माइनस जब आप कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, सी डैश लेमडा डी, और आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक, ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, अब मिटाते हैं इसको। इंटीग्रेशन है, अच्छा से समझिएगा, गलती होने का चांस रहता है, अस्थिर से कीजिएगा, हो जाएगा। गलती होता है, क्या कीजिएगा, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे गलती का कमी कम जाएगा, गलती कम जाएगा। अब देखो क्या हुआ कि ई एक्स आ गया, ई वाई आया। इसका मतलब कंक्लूजन देखो, है ना, रिजल्ट का कंक्लूजन क्या है कि ये चार्ज रॉड था, ये पी पॉइंट था, यहाँ से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस था, तो ये एक तरफ इधर आया, एक तरफ इधर, यानी इसको ई वाई बोले थे, और ई वाई कितना आ गया, सी डैश लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस थीटा कॉस θ1, और ई एक्स कितना आ गया जी, ई एक्स आ गया आपका सी डैश लेमडा बाई डी और साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक, अब देखो ये y की तरफ है, ये x की तरफ है, तो रिजल्टेंट अगर निकालना होगा तो ये रिजल्टेंट तो ई नेट तो इधर रहेगा ना, इसका हम ख्याल करना चाह रहे थे, आपको ये याद दिलाना चाह रहे थे कि ये y एक्सिस की तरफ है, ये x एक्सिस की तरफ है ना, तो ये दो कंपोनेंट में है, तो इसका रिजल्टेंट तो इधर ही होगा। अब सवाल ये है कि ई वाई और इसको हमने ई एक्स बोला, कभी कभी यही चार्ज रॉड जो है ऐसे हो जाए तो एक्स वाई चेंज हो जाएगा। ये चार्ज रॉड को कोई ऐसे करके प्रूफ करे, यहाँ पे है ना, ये चार्ज रॉड ले ले और यहाँ पे पी पॉइंट ले ले और ये डिस्टेंस ऐसे करके, तो फिर एक्स वाई अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए ई एक्स का नाम दिया गया था, चूंकि ये देखो परपेंडिकुलर है इस लाइन से, यानी ये वायर से ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस ई एक्स को ई परपेंडिकुलर बोला जाता है। और ई वाई जो कंपोनेंट है वो चूंकि वायर से पैरेलल है, इसको हम लोग ई पैरेलल बोल देते हैं। समझ में आया क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको इस तरह से लेकर के प्रूफ करेंगे, आपका भी मन होगा तो कर सकते हो, है ना। तो ये ई पैरेलल जो इसके पैरेलल आएगा और एक ई परपेंडिकुलर जो इसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, तो ये रहा डेरिवेशन, और इस डाटा को आप जरूर याद कीजिए।